एक बार की बात है, राजनगर नामक एक जगह पर एक गटर खुला हुआ होता है। उस गटर में चुड़ैल का साया था। उस गटर के आसपास से यदि कोई भी गुजरता था तो चुड़ैल उसे गटर के अंदर खींचकर मार डालती थी। एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। ओहो, इस शहर में भी पता नहीं क्या हो गया। कोई भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिल लो। भाई, कोई मेरी मदद करो। ऐसा कहकर चुड़ैल उस आदमी को गटर के अंदर खींचकर मार डालती है। वहीं राजन नाम का आदमी, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है, अपनी बीवी रमा और बच्चों श्याम और मोहन के साथ रहने आता है। वो दिन में इसी गटर के पास से गुजरता है। ओहो, ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग कितने लापरवाह हैं। आज ही से बंद करवाता हूँ। फिर राजन वहाँ कुछ लोगों को बुलाकर उस गटर को बंद करवा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद राजन को रोज सोते समय रात को भयानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि वो सबको मार डालेगी। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये आवाजें सिर्फ राजन को ही सुनाई देती थी। एक रात जब राजन सो रहा होता है, रमा, देखो देखो, वही आवाजें फिर से आ रही हैं। ओहो, कहाँ है आवाजें? तुम थक जाते हो पूरे दिन। शहर में तो गटर डलवाते रहते हो सकता है कोई बुरी कहानी सुन ली होगी तुमने। चलो सो जाओ। फिर एकदम से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और राजन भी सो जाता है। अगली सुबह जब राजन तैयार होकर ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी एक औरत उससे लिफ्ट मांगती है। राजन गाड़ी रोक देता है और औरत गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। मैडम, आप इतनी सुनसान रोड पर अकेले कहाँ जा रही हो? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती। तभी रोड पर एक कुत्ता गाड़ी के सामने आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। और राजन के जोर जोर से हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हटता। ओहो, ये कुत्ते भी ना बहुत हो गए हैं। आज ही कंप्लेंट करके इनको हटवाता हूँ रोड से। एक मिनट मैडम, आप बैठिए, मैं इसको हटाता हूँ। कुत्ते को हटाने के लिए राजन जैसे ही गाड़ी से उतरता है, कार के अंदर बैठी औरत गायब हो जाती है और कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। राजन वापस गाड़ी में बैठता है। अरे, ये औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। लगता है डर गई होगी बेचारी। चलो खैर, ऑफिस चलूं। राजन वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के जाते ही वो औरत वहां वापस आ जाती है और राजन की गाड़ी को दूर से देखती है। रात को राजन वापस घर आता है और रमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा हंसने लगती है। तुम भी ना बहुत डरपोक हो गए हो। अरे, कोई चुड़ैल थोड़ी है वो। कोई बात नहीं, सो जाओ। राजन सो जाता है। उधर आधी रात में उसे फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर राजन जग जाता है। उसे सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई देती है, जो उसे ही देखी जा रही होती है। अरे मर गए रे। राजन रमा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ हिल पाते हैं। तभी वो औरत चलने लगती है और राजन भी उसके पीछे पीछे सम्मोहित सा होकर चलने लगता है। छत पर पहुंचाने के बाद राजन की एकदम से आवाज निकलती है। कौन हो तुम? और मेरा इतने दिनों से पीछा क्यों कर रही हो? तभी औरत एकदम से चुड़ैल बन जाती है और उसके ऊपर गटर का काला काला मलबा भी लगा होता है। मेरा नाम सीमा है, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तुम और तुम्हारे जैसे सारे इंजीनियर जिन्होंने इस शहर में गटर डलवाए हैं। जी, मैं तो अभी अभी इस शहर में आया हूँ। भला मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? आप पूरी बात बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी मदद? मेरी मदद तो तेरे मरने के बाद ही हो पाएगी।
लेकिन तू सुनना चाहता है तो मैं तेरे मरने से पहले तुझे वजह जरूर बता। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। एक दिन काफी बारिश हो रही थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही थी। चारों तरफ काफी पानी भर गया था। सड़क पर पानी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। तभी तुम्हारे जैसे इंजीनियर की लापरवाही के कारण एक गटर का ढक्कन खुला रह गया और मैं उस खुले गटर में गिर गई और मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ और तुम्हारे जैसे लापरवाहों को मार रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चों के नाम टिंकू और पिंकू हैं? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे अनाथालय में रहते हैं। कुछ दिन पहले कोई उन्हें वहां छोड़ गया था, लेकिन तुमने जो भी बताया वो बहुत बुरा था। मैं भी इस शहर में इसी गटर घोटाले का पता लगाने आया था और इस शहर की पानी की निकासी की समस्या को ठीक करना चाहता था। अच्छा, तो तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे इस शहर के घोटालेबाजों के बारे में काफी कुछ पता है। अगले दिन राजन तैयार होकर बबलू नामक एक ठेकेदार के पास पहुंचता है जो कि गटर सफाई का काम करवाता था। बबलू अपने गुंडों के साथ बैठा होता है। बबलू, तुम गटर साफ क्यों नहीं करवाते, जबकि सरकार तो तुम्हें पूरे पैसे देती है? अरे आओ इंजीनियर बाबू, इतने गुस्से में काहे हो? जब सरकार हमका पैसा दे रही है तो तुम काहे गरम हो रहे हो? देखो बबलू, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा टेंडर बंद करवा दूंगा। हमारा टेंडर तो आप तो क्या, आपके बाप भी बंद नहीं करवा सकते। ऐसा कहकर बबलू राजन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं सकते। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू को मार देती है। अगले दिन राजन शहर के नेताजी के पास जाता है। नेताजी, मैं यहाँ का नया सफाई इंचार्ज राजन हूँ। यहाँ इतनी गंदगी फैली है और जगह जगह गटर खुले हैं। आप इस विषय में कुछ करते नहीं या आप कुछ देखते ही नहीं? अरे राजन बचुआ, इतना सब नहीं बोलते। हमको सब दिखता है। जनता हमको आप लोगों की सेवा के लिए भेजे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। बाकी रात में आओ हमारे घर, वहीं पर सब बात करेंगे, है? राजन वहां से चला जाता है और रात में नेताजी के घर पहुंचता है। सफाई महोदय, आप कुछ कहते रहे दिन में। देखो भैया, यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो दुनिया में नहीं रहोगे। आप अपन मुंह बंद रखिए और जो हो रहा है उन्हें दीजिए। आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं और उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे रहते मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब तो हमरा एक बात नहीं काट सकते और कोई भी परेशान हो उससे हमें क्या, हमको तो हमारा हिस्सा चाहिए, समझे? अब यहाँ से निकल लो और हमें गुस्सा मत दिलाओ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई? नेता, राजन तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तू इस दुनिया से जरूर चला जाएगा। तुझे पता नहीं तेरे इस पैसे के लालच की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से एक घर मेरा भी है। फिर चुड़ैल उसे मार डालती है और राजन के साथ अपने बच्चों से मिलने जाती है। मेरे बच्चे, चुड़ैल उन्हें गले से लगा लेती है। बच्चे चुड़ैल को देखकर डरने लगते हैं। डरो नहीं, ये तुम्हारी माँ है बच्चों। राजन, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूंगी। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना और जो नेक काम तुम कर रहे हो करते रहना। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो याद कर लेना।
मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का मोची अपनी बीवी कावेरी और बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। तभी वहाँ उस इलाके के सेठ की गाड़ी आकर रुकती है। फिर उसमें से वहाँ का सेठ उतरता है और वहाँ के लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। पहले तो वो वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी की बहुत सारी सब्जियाँ उठा लेता है। सेठ जी, 200 रुपए हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, जो तू मुझसे पैसे मांगे। नहीं देता मैं पैसे। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? सेठ जी, 200 रुपए आपके लिए तो छोटी सी बात है। हमारा तो उसी से घर चलता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो ना पापा, कितना बदतमीज आदमी है ये। तू चुपचाप जूते पॉलिश कर और वहाँ ध्यान मत दे। ये तो यहाँ की रोज की बात है। बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी गिरी हुई सब्जियां उठा उठा कर अपने ठेले पर वापस रखने लगता है। उसके बाद सेठ रमेश के पास जाता है। सुन, चल मेरे जूते पॉलिश कर। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रमेश उस सेठ के जूते पॉलिश कर ही रहा होता है तो गलती से ब्रश उस सेठ की पैंट पर लग जाता है और पैंट पर पॉलिश का निशान आ जाता है। सेठ वो निशान देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर रमेश को एक लात मारता है, जिससे रमेश बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अबे ओए अंधे, ये क्या किया तूने? पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे? पापा पापा उठो। पापा पापा पापा, आप ठीक तो हो ना पापा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ कुछ भी करोगे? अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ? अरे अरे सेठ जी इसे माफ कर दो। ये तो पागल है, इसे पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। मुझे पता है पापा, पर शायद इन अंकल को नहीं पता कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सेठ गुस्से में आकर रमेश को और ज्यादा मारता है। मोनू अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर मोनू भी अपने पापा को घर ले जाता है। रमेश को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अगले दिन जूते पॉलिश करने नहीं जा पाता, इसलिए उसकी जगह मोनू जूते पॉलिश करने चला जाता है। जूते पॉलिश करवा लो, जूते। मैं आपके जूते शीशे की तरह चमका दूंगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मोनू ऐसे ही रोज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से वही सेठ आकर लोगों से बदतमीजी करने लगता है। तेरा बाप तो डर कर घर में बैठ गया और तुझे भेज दिया यहाँ। जी सेठ जी, वो मेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आया हूँ। उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो सेठ जी। घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। ये सब कहानी मुझे मत सुना, समझा? और अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा। नहीं, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर रात को जब मोनू घर वापस आ रहा होता है तो वो सेठ चुपके से उसका पीछा करता है। आज तो मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कल से कैसे जूते पॉलिश करने आएगा। सेठ अपनी गाड़ी को तेजी से मोनू की तरफ लेकर जाता है और उसे एक टक्कर मारता है। मोनू का सर सीधा एक पत्थर में जाकर लगता है। मोनू खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहता है और सेठ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो मोनू को वहाँ मरा पड़ा देखता है। वो जल्दी से मोनू के माँ बाप को जाकर ये बात बताता है। मोनू के माँ बाप को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और मोनू को मरा देख बहुत रोते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सेठ एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या हो गया? अचानक मेरी गाड़ी कैसे रुक गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी।
सेठ गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं हो गई, और तभी पीछे से एक आवाज आती है, जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हो रहे हैं। सेठ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं। तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है, सेठ जी आपके जूते बहुत गंदे हैं, क्या मैं इनको साफ कर दूं? सेठ वापस पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब सेठ को डर लगने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर सेठ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात सेठ को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो अचानक उठ जाता है। सेठ देखता है कि उसके बेड के पास उसके जूते रखे हुए हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। ये जूते तो अलमारी में रखे थे, इनको यहाँ लाकर किसने रखा? और ये इतने गंदे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी जूते पॉलिश कर दूं क्या? बहुत गंदे हो रहे हैं। कौन 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 है यहाँ? सामने आओ। मोनू का भूत सेठ के सामने जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर खड़ा हो जाता है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी। भूत भूत भूत! मैं तो आपके जूते पॉलिश करने आया हूँ सेठ जी, जूते पॉलिश करवा लो। अरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जूते तो आपको पॉलिश करवाने ही पड़ेंगे सेठ जी। सेठ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले भूत वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात सेठ उस भूत के डर की वजह से सो नहीं पाता। फिर सुबह उठकर उसे लगता है कि शायद रात को जो हुआ वो उसका वहम था। वो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। रामू काका मेरा नाश्ता लेकर आओ। ये लीजिए सेठ जी आपका नाश्ता। ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सेठ जी? नाश्ते की प्लेट में जूते रख कर लाए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मैं तो नाश्ते में पनीर के पराठे लाया हूँ। सेठ दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखता है तो उसमें जूते नहीं बल्कि सच में पनीर के पराठे होते हैं। सेठ बिना नाश्ता किए टेबल से उठ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी चलाते चलाते सेठ के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं जो उसके साथ उन दिनों हो रही होती हैं। फिर रेड लाइट पर सेठ अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी मोनू का भूत खिड़की पर आकर खड़ा होता है। आपके जूते बहुत गंदे हैं सेठ जी, पॉलिश कर दूं क्या? हाँ, फिर से वही भूत। कोई मुझे बचाओ इस भूत से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठ जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। आखिर क्यों ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है? आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सेठ इतना बोलता ही है कि उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। सेठ शीशे से देखता है कि उसके पीछे वही भूत बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सेठ अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है पर वो भूत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुमको मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेठ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जब उस सेठ को होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है। ये मैं कहाँ आ गया और तुम लोग कौन हो? भूल गए क्या सेठ जी, मैं वही जूते पॉलिश करने वाला हूँ जिसे आपने एक दिन बहुत मारा था। मैंने मारा था? अच्छा हाँ मुझे याद आया, पर वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ था। है वो अभी है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा सेठ जी। क्या? पर कैसे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं था तो मेरा बेटा मेरी जगह जूते पॉलिश करने का काम करने लगा था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर क्या? पर कुछ दिन बाद ही जब एक रात वो काम करके वापस आ रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे सोम बाजार गली में टक्कर मार दी। सोम बाजार गली? क्या वो मर गया? क्या वो सच में मर गया? सेठ फिर सारी बात रमेश को सच सच सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी की गाड़ी से उसके बेटे की मौत हुई थी और अब वो भूत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो
फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोगों की मदद करने लगता है और रमेश की भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा देता है। रमेश और उसकी पत्नी अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। मोनू के भूत को इस बात की खुशी होती है कि उसके माँ बाप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो सेठ अब एक अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो फिर कभी उस सेठ को दोबारा नहीं देखता।